Good evening, dear students. Welcome back. Today, we shall continue our discussion on the guild socialism. In my last lecture, I have done with you the meaning of guild socialism. Before that, I have explained to you what is syndicalism. Then I told you about guild socialism. And today I shall be dealing with the meaning and origin of guild socialism. तो मैं ये कह रही थी कि मार्क्स के जाने के बाद कुछ और थिंकर्स जो मार्क्स द्वारा काफ़ी प्रभावित हुए थे, उन सब स्कॉलर्स ने और पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपने सिरे से मार्क्सिज्म को सजाया और अपने अपने देश की सिचुएशन के मुताबिक नए नए कुछ पोस्ट मार्क्स सोशलिज़म बनाया, जिनमें से आप लोग सिंडिकलिज्म पढ़े और अभी गिल्ड सोशलिज़म का डिस्कशन चल रहा है। तो गिल्ड सोशलिज़म ये नाम कहाँ से आया है? गिल्ड का मतलब है कुछ छोटे छोटे वर्कर्स का संगठन जो मिडियवल यूरोप में पाए जाते थे, जिनके द्वारा इंडस्ट्री परिचालित और मैनेज्ड हुआ करता था। तो गिल्ड सोशलिज्म में यकीन रखने वाले सोशलिस्ट थिंकर्स का यही मानना है कि स्टेट नाम की जो इंस्टीट्यूशन, उसका काम होगा सिर्फ वर्कर्स को प्रोटेक्शन देना, वर्कर्स के हित के लिए पॉलिसीज़ बनाना, इसके अलावा राष्ट्र का और कोई भूमिका नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका और रोल अगर कोई निभाएगा तो वो है द वर्कर्स गिल्ड्स। द गिल्ड्स विच आर बिल्ट बाय द वर्कर्स टू मैनेज एंड कलेक्टिवली ओन द इंडस्ट्रीज। These guilds will form a loose federation and these federation will be governing the people इंस्टेड ऑफ द स्टेट। तो चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। जोड हैज़ एनलाइटेंड अस विद द ओरिजिन ऑफ गिल्ड सोशलिज्म। तो गिल्ड सोशलिज्म के जितने भी प्रवक्ताएं हैं, उनमें से एक व्यक्ति, एक थिंकर का नाम है जोड। तो जोड हमें गिल्ड सोशलिज्म का ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। He says at the beginning of 20th century, A.J. Penty published a book, Restoration of the Guild System. तो 20th century के शुरुआत में ही एक व्यक्ति जिनका नाम था A.J. पेंटी, उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था रेस्टोरेशन ऑफ द गिल्ड सिस्टम। रेस्टोरेशन का मतलब जो चीज़ टूट चुका है उसको दोबारा जुड़ के नए सिरे से बनाना। तो किसको नए सिरे से बनाना चाह रहे थे? द गिल्ड सिस्टम। मेडिएवल यूरोप में जो वर्किंग क्लास का गिल्ड होता था, जिसके द्वारा सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स परिचालित हुआ करता था, पूरा इकोनॉमी ही परिचालित हुआ करता था, उन गिल्ड सिस्टम को कैसे यूरोप में रिस्टोर किया जा सकता है उस बारे में ही है ये किताब। अकॉर्डिंग टू पेंटी, इन द मिडल एजेस देयर वर वेरियस फॉर्म्स ऑफ गिल्ड्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी रेस्टेड विद द गिल्ड्स। तो जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़े हैं कि मेडिएवल यानी मध्ययुगीय यूरोप में बहुत सारी गिल्ड्स हुआ करता था, वर्किंग क्लास के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन, और यही गिल्ड्स पूरा सोसाइटी को कंट्रोल और मैनेज किया करता था। इन अदर वर्ड्स, द मेडिएवल सोसाइटीज़ वर सेल्फ मैनेज्ड। तो मेडिएवल यूरोप के सोसाइटीज़ इन गिल्ड्स द्वारा सेल्फ मैनेज्ड हुआ करता था। From Penty's book, it appears that guild socialism was a form of utopian socialism. तो यूटोपियन सोशलिज्म का मतलब है वो सोशलिज्म जो कभी भी रियलिटी में, वास्तव में
इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। तो यूटोपियन सोशलिज्म के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, जब मैं आप लोगों को सोर्सेज ऑफ मार्क्सिज्म पढ़ा रही थी। तो वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ मार्क्सिज्म वाज यूटोपियन सोशलिज्म। अगर आप लोगों को याद है तो थॉमस मोर, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरिये, इन सब लोगों ने मिलकर एक किस्म का सोशलिज्म बनाया था जिसको कहा जाता था यूटोपियन सोशलिज्म। मतलब जो सोशलिज्म वास्तव में इन रियलिटी कभी भी लागू नहीं किया जा सकता है। तो गिल्ड सोशलिज्म भी एक किस्म का यूटोपियन यानी कल्पना का सोशलिज्म है जिसका हकीकत में इम्प्लीमेंटेशन होना मुश्किल है। वो क्यों? क्योंकि वर्कर्स द्वारा बनाए गए गिल्ड्स कभी भी एक सोसाइटी को परिचालित नहीं कर सकता है और एक राष्ट्र यानी एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट का जगह नहीं ले सकता है। लेकिन गिल्ड सोशलिस्ट थिंकर्स ने इस बात को रियलाइज नहीं किए थे। इट इज़ बिकॉज, तो क्यों गिल्ड सोशलिज्म को एक किस्म का यूटोपियन सोशलिज्म कहा जा रहा है? It is because people at the initial stage gathered together to form a guild and subsequently, without any revolution or application of force, they set up socialism. तो यहाँ यूटोपियनिज्म या फिर कल्पना कहाँ पर है? पहले तो कुछ वर्कर्स आ रहे हैं और कलेक्टिवली छोटे छोटे गिल्ड्स बना रहे हैं। फिर उसके बाद विदाउट एनी रेवोल्यूशन, कोई भी इनकलाब किए बगैर, कोई भी जंग लड़े बगैर ही ये लोग सोशलिज्म को प्रतिष्ठा करने में कामयाब हो रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग यूटोपियन, ये हो नहीं सकता क्योंकि हम सब जानते हैं, इतिहास गवाह है कि जब भी कैपिटलिज्म सिस्टम को ओवरथ्रो करके उसके जगह सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करने की कोशिश चलती है तो बहुत रेजिस्टेंस आती है और जो भी लोग, जो भी वर्कर्स, जो भी वॉलंटियर्स सोशलिज्म की स्थापना करने की कोशिश करते हैं उनको स्टेट, ब्यूरोक्रेसी और कैपिटलिस्ट लोग द्वारा काफ़ी रेजिस्टेंस सहना पड़ता है। लेकिन गिल्ड सोशलिज्म में ऐसे कहा गया है जैसे कि गिल्ड्स यानी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये बहुत ही आसान काम है सोशलिज्म को स्थापना करना। इसके लिए कोई रेवोल्यूशन या जंग की ज़रूरत नहीं है। That is socialism without blood or force or weapon. In this sense, it is bloodless or utopian socialism. तो ऐसे कभी भी सोशलिज्म को एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता है। कैपिटलिज्म को मिटाकर सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए काफ़ी रेवोल्यूशन और ब्लडशेड करना पड़ता है। तो जहाँ पर ये सब नहीं है, सिर्फ बातचीत, निगोसिएशंस और बार्गेनिंग के ज़रिए ही सोशलिज्म आ जाएगा, ऐसी बातें कहा जाता है, वो थियरी हमेशा यूटोपियन ही होता है। At the primary level, some people gathered together to form a guild for the management of the productive unit or organization, and later on it was extended to socialist type of organization. तो पहले कुछ लोग आए, एक गिल्ड बनाया ताकि एक फैक्ट्री यानी कि प्रोडक्टिव यूनिट, एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सके। फिर उसके बाद यही गिल्ड धीरे धीरे एक सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है जो कि स्टेट का जगह ले लेता है और पूरा सोसाइटी को रूल करता है। तो ऐसा हकीकत में, रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। Joad is of opinion that in the first decade of the 20th century, there was a large-scale labor unrest in several major areas of Britain, and this continued for several years. तो जोड ने अपनी जीवित काल में देखा था कि 20th सेंचुरी की पहली सदी में बहुत बड़ा लेबर अनरेस्ट चल रहा था ब्रिटेन की कई सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में,
और ये लेबर अनरेस्ट यानी वर्किंग क्लास लोगों का ये आंदोलन कई साल तक चल रहा था। दिस इंट्रीगिंग सिचुएशन डिस्टर्ब्ड द माइंड्स ऑफ सम टॉप रैंकिंग लीडर्स ऑफ ब्रिटेन। तो ये जो वर्कर्स का आंदोलन, इसके वजह से फैक्ट्री और इंडस्ट्री के कामकाज में काफ़ी रुकावट आ रही थी और इस वजह से ब्रिटेन की बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, पॉलिटिशियंस, स्टेट्समैन वो काफ़ी चिंतित थे कि अगर ऐसे वर्कर्स का अनरेस्ट और आंदोलन चलता रहेगा तो प्रोडक्शन जो है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी खतरे में रहेगी और यूरोप खास करके ब्रिटेन कभी भी इंडस्ट्रियली आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। They felt that the continuation of this situation would inflict irreparable loss upon British economy. तो ज़्यादा दिन तक लेबर अनरेस्ट अगर चलता रहा तो ब्रिटिश इकोनॉमी में इसका बुरा असर होगा। There was a magazine न्यू एज। तो उस वक्त ब्रिटेन की न्यू एज मैगज़ीन में ये बात, ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया। In its several columns, several intellectuals wrote different articles which suggested building up guild system. तो जब ये वर्कर्स का आंदोलन सभी मेन प्रोडक्शन यूनिट्स में चल रहा था ब्रिटेन की बहुत सारे जगहों पर, तब न्यू एज नाम की इस मैगज़ीन में बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स और स्टेट्समैन अपना अपना आर्टिकल्स लिखने लगे, जिन आर्टिकल्स में इन लोगों ने वर्किंग क्लास का गिल्ड बनाने का एडवाइस दिया। ओके, मैं फिर से ये लाइन पढ़ रही हूँ, देखिए। इन इट्स सेवरल कॉलम्स, मतलब न्यू एज नाम की इस मैगज़ीन की बहुत सारे कॉलम्स में इंटेलेक्चुअल लोग बहुत सारे आर्टिकल्स लिखने लगे और इन आर्टिकल्स में जो मशवरा, जो एडवाइस दिया जाता था वो एडवाइस था कि एक गिल्ड सिस्टम को बनाना है ताकि वर्कर्स खुद अपना गिल्ड के ज़रिए एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री को परिचालित कर सके। Joad and many others are of the opinion that guild socialism can be traced to this type of intellectual venture. तो जोड का मानना था कि न्यू एज मैगज़ीन में इंटेलेक्चुअल लोग द्वारा कंट्रीब्यूट किए गए इन सब आर्टिकल्स के वजह से ही गिल्ड सोशलिज्म नाम की ये सोशलिस्ट थॉट पैदा हुआ। Many educated people suggested that guilds would be set up on the basis of existing trade unions. तो बहुत सारे सुशिक्षित लोगों ने और चिंतक ने ये सजेस्ट किया कि फैक्ट्रीज़ में जो ट्रेड यूनियंस पहले से ही मौजूद थे, उन्हीं ट्रेड यूनियंस के बुनियाद पर ही वर्कर्स का गिल्ड्स बनाया जाएगा। So we find that guild system was based on trade union. तो जैसे सिंडिकलिज्म भी ट्रेड यूनियन पर आधारित था, सिंडिकेट्स वर्कर्स का ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेड यूनियन की बुनियाद पर बना था, ठीक उसी तरह गिल्ड सोशलिज्म भी गिल्ड्स नाम की इस संगठनों को ट्रेड यूनियन के बुनियाद पर ही बनाने की बात कर रही है। Both syndicalism and guild system were commerce and business centered. तो सिंडिकलिज्म ने जो सिंडिकेट्स बनाने की बात की और गिल्ड सोशलिज्म ने वर्कर्स की जो गिल्ड्स बनाने की बात की, ये सिंडिकेट्स और गिल्ड्स दोनों ही बिजनेस और कॉमर्स पर्पस के लिए बनाए गए थे। By 1912, the guild idea had become for the first time a definite force in the British labor movement. तो 1912 तक यानी कि 20th सेंचुरी की पहली सदी में ही ये गिल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट, गिल्ड का आइडिया, ये ब्रिटिश लेबर मूवमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया। In the first 2 decades, guild systems were set up
in almost all the major industries of Britain. तो न्यू एज में पब्लिश किए गए आर्टिकल्स और इंटेलेक्चुअल लोग द्वारा दिए हुए एडवाइस को मानकर लगभग सभी इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स का गिल्ड्स बनाया गया ब्रिटेन की मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में. Joad observes the guild socialists may best be described as a small body of intellectual theorists working within the labor movement. तो जोड का मानना था कि ये जो गिल्ड सोशलिस्ट थिंकर्स थे ये सब असल में कुछ इंटेलेक्चुअल थिंकर्स और थियोरिटिशियंस थे जो कि ब्रिटिश लेबर मूवमेंट में ही काम कर रहे थे. ब्रिटिश लेबर मूवमेंट का एक अंदरूनी हिस्सा था और जिन्होंने लेबर मूवमेंट को एक नई दिशा भी दिखाया था. अब आइए देखते हैं द प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गिल्ड सोशलिज्म, यानी कि गिल्ड सोशलिज्म का प्रिंसिपल्स, इसका नीति क्या था, नियम क्या था और गिल्ड सोशलिज्म का ऑब्जेक्टिव यानी मकसद क्या था. A number of important persons were associated with guild socialism. तो आप लोगों ने जोड का नाम पढ़ चुके हैं जो गिल्ड सोशलिज्म के वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स. इसके अलावा भी गिल्ड सोशलिज्म को प्रोपागेट करने वाले कई सारे पॉलिटिकल थिंकर्स थे जैसे GDH कूली, बर्ट्रैंड रसल, वे ही बहुत प्रोमिनेंट लोग थे. All of them put their faith on Sorel's view. सोरेल मतलब जॉर्ज सोरेल, जिनका नाम आप लोगों ने सिंडिकलिज्म में सुना है. All of them put their faith on Sorel's view about socialism, which is known as syndicalism. तो जॉर्ज सोरेल की सिंडिकलिस्ट सोशलिस्ट थॉट द्वारा GDH कूले, बर्ट्रैंड रसल ये सब लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे. But Sorel did not rule out the importance and the active role of revolution in establishing socialism. तो गिल्ड सोशलिस्ट थिंकर्स ने कभी भी रेवोल्यूशन पर जोर नहीं डाला था. इनको लगता था कि रेवोल्यूशन के बगैर भी कैपिटलिज्म को मिटाकर सोशलिज्म बनाया जा सकता है. लेकिन जॉर्ज सोरेल हमेशा रेवोल्यूशन में यकीन रखते थे. उनको लगता था रेवोल्यूशन के बगैर सोशलिज्म पॉसिबल नहीं है. तो सोरेल डिड नॉट रूल आउट द इम्पोर्टेंस एंड एक्टिव रोल ऑफ रेवोल्यूशन इन एस्टैब्लिशिंग सोशलिज्म, बट कूली एंड रसल वेर अगेंस्ट सोशलिज्म थ्रू रेवोल्यूशन. तो इस बात के बावजूद भी कि जॉर्ज सोरेल की राइटिंग्स द्वारा कूली और रसल प्रभावित हुए थे, फिर भी सोरेल की ये जो रेवोल्यूशन वाला बात, इनसे ये लोग सहमत नहीं हो पाए थे. बर्ट्रैंड रसल और कूली को लगता था कि रेवोल्यूशन के बिना भी सोशलिज्म एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं. इट इज़ नोन दैट Cooley was a sincere propagator of socialism through reforms and parliamentary processes. तो ये जो गिल्ड सोशलिज्म है, खास करके GDH कूली और बर्ट्रैंड रसल द्वारा प्रचार किए गए सोशलिज्म, ये एक किस्म का रिफॉर्मिस्ट सोशलिज्म है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए सोसाइटी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटी को अगर आप अच्छी तरह से रिफॉर्म कीजिएगा, पार्लियामेंट में कुछ लॉज या एक्ट्स पास कीजिएगा, तब आप आसानी से सोशलिज्म को समाज में एस्टैब्लिश कर पाइएगा. तो GDH कूली डिवोटेड अ मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ फॉर द कॉज ऑफ फैबियन सोशलिज्म. ये एक नए किस्म के सोशलिज्म है. गिल्ड सोशलिज्म की तरह, सिंडिकलिज्म की तरह ये भी पीसफुल प्रोसेस के ज़रिए सोशलिज्म एस्टैब्लिश करने में यकीन रखता था. तो कूली, बर्ट्रैंड रसल और फैबियन सोशलिस्ट थिंकर्स का मानना था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर ही रिफॉर्म्स लाकर और पार्लियामेंट में
प्रोग्रेसिव लॉज पास करवा के आप एक सोसाइटी को सोशलिस्ट बना सकते हैं। In 1915, Cooley resigned from the Fabian Society and devoted to the cause and propagation of guild socialism. तो 1915 में कूली फैबियन सोसाइटी से रिज़ाइन कर दिया। फैबियन सोसाइटी मतलब वो सोसाइटी जो फैबियन सोशलिज्म का डॉक्ट्रिन को प्रोपागेट कर रहा था। फैबियन सोशलिज्म के बारे में हम लोग इसके बाद अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कूली पहले फैबियन सोसाइटी में एक मेंबर थे, लेकिन फैबियन सोसाइटी की जो थॉट, उन लोगों की विचार सोच वो कूली को पसंद नहीं आया था, इसलिए उन्होंने फैबियन सोसाइटी को त्याग कर अपना सारा समय और सारा सोच एक नया सोशलिज्म पर डाल दिया, वो था गिल्ड सोशलिज्म। He firmly believed that only through peaceful ways and parliamentary methods a socialist society could be built up. तो कूली को लग रहा था कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस पीसफुल, शांति और चैन से रिफॉर्म के ज़रिए, समाज संस्कार के ज़रिए सोशलिज्म एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं। Hence, according to Cooley and several others, the chief principle of guild socialism is gradualism. तो गिल्ड सोशलिज्म कोई रेडिकल चेंज में विश्वास नहीं करता था। गिल्ड सोशलिज्म को लगता था कि सोशलिज्म आएगा ग्रेजुअली, धीरे धीरे, कैपिटलिज्म को रिफॉर्म करके, कैपिटलिज्म में पीसफुल चेंज लाके, पार्लियामेंट के ज़रिए कुछ एक्ट्स पास करवा के धीरे धीरे ग्रेजुअली सोशलिज्म को समाज में एस्टैब्लिश करना है। दिस प्रिंसिपल कैन अगेन बी एक्सटेंडेड टू रिफॉर्म्स एंड पार्लियामेंट्री मेथड्स। मतलब पूरा गिल्ड सोशलिज्म ही एक रिफॉर्मिस्ट और पार्लियामेंटेरियन सोशलिज्म कहलाया जाता है। This principle can again be extended to reforms and parliamentary methods. So we find that in guild socialism there is practically no place of revolution or class struggle as envisaged by Marx. तो मार्क्स की जो ओरिजिनल सोशलिज्म है उसके साथ गिल्ड सोशलिज्म का अंतर यही पर है कि मार्क्सिस्ट फिलोसॉफी जैसे गिल्ड सोशलिज्म कभी भी रेवोल्यूशन या फिर क्लास स्ट्रगल में यकीन नहीं करता है। In other words, democracy or democratic means and not physical force is the central theme of guild socialism, and needless to say, GDH Cooley harped upon this. Harped upon this मतलब GDH Cooley ने ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर जोर डाला था। कौन सी बात पर? कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बातचीत, संस्कार और प्रोग्रेसिव लॉज बनाकर सोशलिज्म को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। तो गिल्ड सोशलिज्म में डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट और रिफॉर्म ऑफ द सोसाइटी, इन सब बातों पर एम्फसिस किया जाता है। इफ़ वी गो थ्रू द अबव रायोटेड प्रिंसिपल, we shall find that it resembles Rousseau's general will or participatory democracy. तो रूसो ने जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी या फिर जनरल विल का थ्योरी हम सबको दिया था, गिल्ड सोशलिज्म उससे वो काफ़ी मिलती जुलती है, क्योंकि रूसो का भी मानना था कि सोसाइटी अगर डेमोक्रेटिक होगा और उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे तो ऐसे सोसाइटी में एक फ्री विल, सभी नागरिकों का एक इंडिपेंडेंट विल जनरेट होगा और इसी विल पूरा स्टेट और समाज को परिचालन करेगा। तो इसके साथ गिल्ड सोशलिज्म काफ़ी मिलती जुलती है। Originally, Cooley was a Fabian socialist, but later on he found that in this type of socialism there was a very big role of the state, and that led him to dissociate with the Fabian society.
तो GDH कूली पहले इंग्लैंड की फेबियन सोसाइटी के सदस्य थे, लेकिन उन्होंने नोटिस किया था कि फेबियन सोशलिस्ट थिंकर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंस राष्ट्र को देते हैं, तो कूली को ये पसंद नहीं आया और इस वजह से ही उन्होंने फेबियन सोसाइटी को छोड़ दिया। The Guild Socialists thought that the members of the trade unions will set up the socialist society through gradual methods। तो कूली को लगता था कि गिल्ड सोसाइटी मतलब फैक्ट्री में जो ट्रेड यूनियंस है, उन सब ट्रेड यूनियन के मेंबर्स ही सोशलिज्म को प्रतिष्ठा करेगा धीरे धीरे कुछ ग्रेजुअल मेथड्स के ज़रिए। A writer has made the following observation। तो एक चिंतक ने, एक थिंकर ने, एक लेखक ने अपना एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिया है। From Rousseau and Morris in their different ways, Cooley developed his conception of a community founded upon the cooperation of association, a cooperation which found its source in a genuine community consciousness, a real general will। तो रूसो, ये जो कूली थे वो असल में रूसो और मॉरिस को फॉलो करके इस गिल्ड सोशलिज्म के आइडिया को बनाया, और ये आइडिया किस पर आधारित है? एक कोऑपरेशन, सहयोगिता। ये सहयोगिता किसके बीच होगा? among the associations, a cooperation which is found in a genuine community consciousness। तो सभी कम्युनिटीज़ के बीच कोऑपरेशन होगा। कम्युनिटीज़ अपने आप के बारे में, अपने डेवलपमेंट के बारे में कॉन्शियस रहेगा। हर कम्युनिटी को पता है कि जितना ज़्यादा वो दूसरे कम्युनिटी के लोगों के साथ कोऑपरेट करेगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी डेवलपमेंट होगी। तो कम्युनिटी के बीचों बीच कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कोऑपरेशन, और यहाँ से ही आएगा एक जनरल विल, यानी सभी कम्युनिटी के, सभी एसोसिएशंस के लोगों का एक कॉमन विल, जो एक गिल्ड का आधार या बुनियाद बनेगा। तो गिल्ड सोशलिज्म के साथ रूसो और मॉरिस द्वारा दिए गए कम्युनिटी कोऑपरेशन का आइडिया बहुत ज़्यादा दिखाई देता है।